हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन एमएससी फाइनल का लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर फर्स्ट ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए अपन लेके आए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, जब जाके आपके पास समझ में आएगा। और आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख के आइए, जब आपके पास सेकंड और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हो तो आप चैनल पे और स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए चैनल के वीडियोज़, चैनल के और सब वीडियोज़, आईआईटी जेएम से रिलेटेड वीडियोज़, एमएससी से रिलेटेड वीडियोज़ जितने भी आपके पास अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो देखिएगा, इस लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब एमएससी फाइनल का है लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हेडिंग डालिएगा, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। उसका मेजरमेंट, उन प्रॉपर्टी के आधार पर अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मेजरमेंट करते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपके पास रहती हैं वो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो वो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है आपके पास? सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास रहती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्मल प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? लास्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिससे अपन डिवाइस क्रिएट करते हैं, एलईडी टाइप्स, सोलर सेल टाइप्स, इस प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस से इसमें जो आपके पास है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड आपके पास पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म से रिलेटेड बातें होंगी। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है उससे रिलेटेड बातें होंगी। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है उससे रिलेटेड बातें होंगी। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है उससे रिलेटेड बातें होंगी। इस तरीके की अपने पास इससे रिलेटेड थ्योरीज अपन क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। अब थर्मल प्रॉपर्टी है तो हीट कैपेसिटी की बात होगी, आपके पास हीट कैपेसिटी की बात होगी। ठीक है, आइंस्टाइन का रूल आएगा आपके पास, आइंस्टाइन का प्रिंसिपल आएगा, डीबाई का प्रिंसिपल आएगा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे, बैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, बैंड फॉर्मेशन, किस तरीके से बैंड बनता है, आपके पास कंडक्टर बनता है, इंसुलेटर बनता है, और किस तरीके से आपके पास होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर, किस तरीके का मैकेनिकल बिहेवियर होता है कंडक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपके पास सोलर सेल से रिलेटेड बातें करते हैं, एलईडी से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे आपके पास एलईडी डिवाइस है, एलईडी बनाना है या सोलर सेल बनाना है। ठीक है, सोलर सेल बनाना है, सोलर सेल बनाना है। ठीक है, सोलर सेल बनाना है तो उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ऑप्टो डिवाइस अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सारे अपन बातें करनी है। तो अपने पास जो यूनिट रहते हैं, बैंड फॉर्मेशन, हीट कैपेसिटी, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, सारी से रिलेटेड है। तो इससे पहले आपके पास क्रिस्टल किस तरीके से रेडी होता है उसकी बातें करेंगे। क्रिस्टल किस तरीके से रेडी होता है उसकी बातें कर रहे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उससे रिलेटेड अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब अपन बातें करने जा रहे हैं आगे, इसी ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आपके पास है यूनिट सेल, डालिएगा। क्रिस्टल अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें आपके पास एक टॉपिक था यूनिट सेल, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा यूनिट सेल क्या होती है आपके पास। यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल
ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होती है कि एक स्मॉलेस्ट सेल होती है आपके पास, क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट सेल होती है जिससे कंप्लीट क्रिस्टल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे क्या किया जा सकता है, आपका कंप्लीट क्रिस्टल किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास वॉल है, दीवार है, दीवार है तो उस ब्रिक्स से बनी होगी, ईंट जिसे अपन ईंट बोलते हैं, उससे बनी होगी। तो आपके पास जो ईंट को अपन बराबर क्रम में, बराबर ऑर्डर में जचाते जाएं, जचा देते हैं, तो एक वॉल क्रिएट हो जाती है। उसी प्रकार आपके पास बराबर सेल जो स्मॉलेस्ट सेल है, बराबर जचाते जाए तो आपके पास कंप्लीट क्रिस्टल क्रिएट हो जाता है। तो उसी तरीके से अपन यूनिट सेल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी अपन बात करने जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अपन सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं, जो कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए यूनिट सेल क्या होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो लिख सकते हैं अपन। जैसा कि आपके पास मार्क्स का बताएं तो ये आपके पास 2 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, 2 मार्क्स का आ जाएगा। तो उसमें किस तरीके से लिखेंगे अपन वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अपन यूनिट सेल की हेडिंग डालिएगा, किस तरीके से लिखते हैं इसको। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल, smallest cell, the smallest cell can be represent, can be can be can be represented, smallest cell, the smallest cell to make, which make make a which make a complete cell, which represent a complete cell, which a smallest cell which make a complete crystal, complete crystal, complete complete crystal, complete crystal via this type of smallest cell, this type of smallest cell can be used multiple times। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल विच मेक ए complete crystal via this type of smallest cell can be used multiple times। अगर अपन इसका मतलब है, वाया की जगह वैन लिख दीजिए, वैन smallest cell can be used multiple times। ठीक है, a smallest cell which make a complete crystal when smallest cell can be used multiple times। अगर इसको multiple times में यूज लिया जाए तो इसको एक क्या बना सकते हैं, एक कंप्लीट सेल क्रिएट कर सकते हैं, एक कंप्लीट सेल अपन बना सकते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट सेल बना सकते हैं। दैट इज generalized system, that is generalized system, और ये इस प्रकार का जनरलाइज सिस्टम है। कैन बी मेक टू ए स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम कैन बी मेक, ये कैन बी मेक टू ए स्मॉलेस्ट सेल। ये आपके पास कंप्लीट जनरलाइज सिस्टम है जो क्रिस्टल बनाए। जनरलाइज सिस्टम में लिख सकते हो ये क्रिस्टल बनाए, मैंने यहां पर क्रिस्टल की बात की है। जनरलाइज्ड सिस्टम में किसकी बात की है मैंने, क्रिस्टल की बात की है,
किसकी बात की है? क्रिस्टल की बात की है। जो जनरलाइज सिस्टम में किसकी बात की है? मैंने क्रिस्टल की बात की है। जनरलाइज सिस्टम कैन बी मेक टू ए स्मॉलेस्ट सेल, और ये आपके पास जो जनरलाइज सिस्टम है एक स्मॉलेस्ट सेल से बनता है। दिस टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इज नोन एज दिस टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, wall is make by multiple bricks wall is made by multiple bricks। ऐसा लिख दीजिएगा। wall is made by wall is made by bricks, then wall is made by bricks, then bricks are like as a unit cell, unit cell। अब लिखिएगा because the smallest bricks can be used multiple times, then we have to make complete we have to make complete wall। that's why we can say a complete wall made by a complete wall made by a smallest a bricks लिख सकते हो, n bricks या a bricks, ठीक है, n bricks, then this type of bricks are like unit cell। ठीक है, यूनिट सेल, ये कंप्लीट लिख दीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा यूनिट सेल इज टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, टू टाइप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट है आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब लगाइए हेडिंग प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं यूनिट सेल की। ठीक है,
अब डालिएगा हेडिंग प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। The primitive unit cell, the unit cell, the unit cell, ठीक है, in which, पहले लिख देता हूँ मैं फिर इसके बाद में बताऊँगा। Atoms are attached, in which atoms are attached to a corner, जो आपके पास है यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल जो आपके पास एटम्स है वो केवल कहाँ अटैच किए जाते हैं, वो आपके पास एटम अटैच किए जाते हैं केवल और केवल कॉर्नर्स पर अटैच किए जाते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पे अगर आपके पास अटैच किए जाएं, कॉर्नर्स पे क्या अटैच किए जाएं, आपके पास कॉर्नर्स पे आपके पास क्या अटैच कर दिए जाएं, एटम्स को अटैच कर दिए जाएं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है। ऑफ द सेल, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द सेल, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अटैच्ड टू ए कॉर्नर ऑफ ए सेल, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास इसको बोलेंगे दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। अब इसके बारे में बात करेंगे। इफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल is one, that is known as primitive unit cell, primitive unit cell, ठीक है। जो आपके पास क्या कहलाएगी, अगर आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अभी बताऊंगा क्या होता है, पर यूनिट सेल इज 1, तो आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग अपने पास, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज नोन इज 1, दैट इज इट विल बी प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास एग्जाम्पल, इसका क्या देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये बस आपके पास जो भी कहानी है वो 1 पे अटकी हुई है, ठीक है। अगर 1 हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की वैल्यू 1 हो गई, तो आपके पास ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। या 1 से ज़्यादा हो गई, 1 से मोर हो गई, तो आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। और उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या होगा कि एटम्स अटैच कॉर्नर पे अटैच होंगे, उसके अलावा उस यूनिट सेल की बॉडी पे भी अदर
अदर जो प्लेसेस है उस पर भी अटैच होंगे, उस बात को अपन क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। एग्जांपल देखिएगा स्क्वायर का एग्जांपल देखिएगा एक, इसके अपन सबसे पहले ये स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, ये एग्जांपल में देखिएगा, और एक क्यूब ले रहा हूँ मैं, दूसरा आपके पास क्यूब ले रहा हूँ, दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्यूब हो। अब ये आपके पास क्या है, क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा इसके पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और इसके भी देख लीजिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। इसके देखिएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। देखिएगा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 एटम कॉर्नर पे हो सकते हैं। इस पे किसकी बात की गई है, केवल कॉर्नर्स पे होनी चाहिए, एटम्स किस पे होने चाहिए, कॉर्नर्स पे होने चाहिए, उसकी बात की गई है। तो ये आपके पास कॉर्नर पे होना चाहिए, ये आपके पास क्या होना चाहिए, कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास किस पे होना चाहिए, आप पास कॉर्नर पे होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास किस में होना चाहिए, ये आपके पास क्या होना चाहिए, कॉर्नर्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब कॉर्नर्स पर चारों के कारण, एक कॉर्नर को 4 कॉर्नर हो गए, एक कॉर्नर का 4 कॉर्नर पे कितना हिस्सा है, 25%। कितना हिस्सा है आपके पास, 25%। ऐसा मैं फिजिकली मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा, कितना हिस्सा है, 25%, मतलब कितना हिस्सा हुआ, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट एक कॉर्नर का हिस्सा हुआ, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना हुआ, 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका, ठीक है, 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और कितने एटम है, मल्टीप्लाई 4, यानी इस ये तो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन कंप्लीट सेल, इन कंप्लीट सेल, ये आपके पास कंप्लीट सेल में आपके पास नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी आपके पास इसके कितने हो जाएगा, रिगार्डिंग बात करें तो 1/4 मल्टीप्लाई 4, तो या इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बात करें तो 1/4 ये तो आपके पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन कंप्लीट सेल, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 ये 1 हो गया। अब क्यूब पे देखें तो क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया। इसके बाद में मैं नेक्स्ट अलग कलर से बना रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस कॉर्नर पे देखूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इस तरीके से, एक कॉर्नर ये हो गया इस तरीके से, ये कॉर्नर हो गया इस तरीके से, ये कॉर्नर हो गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कंप्लीट कॉर्नर हो गए। अब इसका अपन को क्या करना है, ये भी एक कॉर्नर रह गया, तो ये आपके पास इस तरीके से ये कॉर्नर हो गया कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है कि आपके पास इसका, ये आपके पास कितने एटम है, 8 एटम है, एक का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा कंप्लीट सेल में, तो 1/8 होगा। तो यानी इसमें भी जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, बात कहाँ अटकी हुई है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ 1, तो ये आपके पास क्या होगा, 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास होगा, नोट कर लीजिएगा। और लगाइए हेडिंग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, हेडिंग डालिएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें लिखिएगा द यूनिट सेल एट विच, द यूनिट सेल इन विच, यूनिट सेल इन विच, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अटैच्ड, एटम्स आर अटैच्ड, अटैच्ड another place, another place including corners, including corners, including corners, कॉर्नर्स को इंक्लूड करते हुए जो एटम्स हैं वो अनदर प्लेस पे रखे गए हों, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दिस टाइप दैट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, if effective number of atoms, effective number of atoms, effective number of atoms per unit cell, atoms per unit cell is more than one, is more than one, that is known as, that is known as, that is known as non-primitive unit cell, that is known as non-primitive unit cell, that is known as non-primitive unit cell। इसकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितनी होंगी आपके पास, इतना नोट कीजिए पहले। ठीक है, ये आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है। नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सी आएंगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है, ठीक है। फेस, और कौन कौन सी आएंगी, फेस सेंटर्ड यूनिट्स है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और कौन सी आएंगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तीन तरह की यूनिट सेल आएंगे। अब इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। पहले इतना लिखिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, इसके बाद में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, ठीक है। बीसीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, बीसीसी जिसे अपन बोलते हैं।
इसके लिए अपन डायग्राम बनाना चाहें तो देखिएगा किस तरीके का डायग्राम होगा। मैं कंप्लीट डायग्राम डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, कुछ इस तरीके का क्या होगा आपके पास डायग्राम होगा, ठीक है। ये इस तरीके का डायग्राम होगा और आपके पास एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स के अलावा एक सेंटर पे भी होगा। बॉडी सेंटर्ड है ना, तो बॉडी के सेंटर पे आपके पास एटम होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये एटम यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक एटम यहाँ पर हो गया आपके पास, एक एटम आपके पास क्या हो गया यहाँ पर हो गया, एक एटम यहाँ पर हो गया, एक बॉडी के सेंटर पर हो गया, एक यहाँ 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 पर हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा इनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से लेंगे, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो कंट्रीब्यूशन है, एक को मैं यहाँ से उठा लिया हूँ, एक को यहाँ से मैं उठाया हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपन को डिस्कस करना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसके लिए, ये 1/8 पार्ट होगा। कॉर्नर्स के लिए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 8 कॉर्नर्स पे हैं तो 8 हो गया, और ये बिल्कुल सेंटर पे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो गया क्योंकि ये बिल्कुल ही सेंटर पे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। कितना एटम है, 1 एटम है, तो ये आपके पास 1 + 1 यानी 2, इसका क्या हो गया, 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गए। दोबारा से समझ लीजिएगा, ये आपके पास 8 क्या है कॉर्नर पे, तो आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1/8 हो गए। 8 एटम्स है, 8 एटम्स ले लिया। यहाँ पर सेंटर पे एक एटम है, एक एटम ले लिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1 है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे किसी से टच ही नहीं हो रहे हैं। अगर ये किसी से टच हो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टच हो। इसके अलावा ये अपन बात कर सकें कि इसके अलावा आपके पास और इसके आसपास अपन क्यूब रख सकते हैं। ऐसी कंडीशंस हो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि ये आपके पास क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 1 के अलावा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर्स पे रखें तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, इसके साइड में भी अपन रख सकते हैं क्यूब, इसके इधर भी रख सकते हैं, मेरे फेस की तरफ भी रख सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं। तो चारों दिशाओं में इसमें ऊपर रख सकते हैं, जिसके कारण ये 1/8 डिस्ट्रीब्यूशन आया है। परंतु यहाँ 1 डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा, इस एटम के अलावा और कहीं भी अपन नहीं रख सकते इसको। तो 1 + 1 ये 2 आ गया, इस तरीके से 2 आ गया। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लगाइए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऊपर बता देता हूं, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम मैं क्रिएट कर रहा हूं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, FCC। इसका डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहां पर लिख दीजिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। किस प्रकार से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लेंगे वो देख लीजिए। ये FCC का डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। इसके क्या होगा कि इसके सेंटर पे होगा, इस पे क्या होगा, इसके फेस पे होगा, इसके सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे होगा। ये आपके पास इसके फेस पे होगा, ठीक है। इसके फेस पे होगा, तो इसके फेस पे होगा। सबसे पहले कॉर्नर को तो इंक्लूड करना ही अपन को, क्योंकि इसमें मेन मुद्दा क्या है, 1 के अलावा होगी। इसमें क्या है, 1 के अलावा आपके पास क्या होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कितने होंगे, 1 के अलावा होंगे। 1 के क्या है, 1 से मोर देन होंगे, तो मोर देन 1 तो हो गया ये। अब दूसरा लफड़ा यहाँ पर यह है कि अटैच अनदर प्लेस पे अटैच कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉर्नर्स। कॉर्नर को भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो कॉर्नर को तो इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर कॉर्नर्स को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इस तरीके से कॉर्नर्स को अपन क्या कर देते हैं, इंक्लूड
कर देते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉर्नर्स को अपन ने इंक्लूड कर दिया। इसमें क्या हो गया, कॉर्नर्स को अपन ने इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर भी अपन ने कॉर्नर्स को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर भी कॉर्नर्स को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आपके पास इंक्लूड हो गए कॉर्नर्स। अब क्या हो गए, फेस पे भी होंगे। इसके इसके फेस कितनी फेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे। एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, एक यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक पीछे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से, एक आगे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एटम्स में ये ले रहा हूँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्नर वाला है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक वाला मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये इसके अटैच हो सकता है, ये आपके पास फेसेस पर है। ठीक है, ये आपका पास फेसेस पे है, तो इसके पास में कोई क्यूब रखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से इसके पास में भी क्यूब रखा होगा तो उससे भी अटैच हो सकता है। ठीक है, इसके पास क्यूब रखा होगा तो उससे भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। उससे क्या हो सकता है, ये अटैच हो सकता है। तो उससे क्या हो सकता है, ये अटैच हो सकता है। तो अटैच हो सकता है तो ये मान लीजिए एक क्यूब ही रख देते हैं यहां पर। ठीक है, एक क्यूब रख देते हैं, ये मैंने क्यूब रख दिया आस पास में। ठीक है, ये क्यूब हो गया पास में। ठीक है, ये फेस हो गया। इस फेस पर, इस वाले फेस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ होगा। इस वाले फेस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ होगा। इस फेस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस वाली फेस का। ठीक है, ये हाफ होगा। ये कॉमन फेस है, तो कॉमन फेस है तो इस वाली फेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ होगा। इस वाली फेस पे, इस क्यूब के इस वाली फेस पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ होगा। इस वाली फेस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाफ होगा। तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मल्टीप्लाई, और कंप्लीट कॉर्नर पे कितने फेसेस हैं इसके, 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस होंगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, एक सामने और एक पीछे। ठीक है, 6 फेसेस है तो ये आपके पास 6 हो जाएंगे। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना हो गया, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स पे के 8 कॉर्नर हो गए, उसका एक कॉर्नर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक कॉर्नर का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1/8 मल्टीप्लाई 8। तो इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करें तो ये देखिएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करें तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 4। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब लगाइए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके पास एंड सेंटर यूनिट्स, वाई वी कॉल एंड सेंटर यूनिट सेल टू बेस सेंटर यूनिट सेल, तो बेस सेंटर यूनिट सेल क्यों बोलते हैं इसका भी रीज़न बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका भी रीज़न आपके पास इंक्लूड करके बताएंगे। तो देखिएगा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिएगा किस तरीके से इसको अपन बेस सेंटर्ड यूनिट सेल किस तरीके से बोलते हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले इसका अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसका क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये आपके पास इस तरीके का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। एटम्स क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स एक तो ऊपर की साइड एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड पे मतलब ऊपर की अपर अपर एक क्यूब ले लिया और उसकी अपर प्लेट पे प्रेजेंट होगा। किसी भी तरीके से अपन बोल सकते हैं, एक लोअर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, लोअर प्लेट पे प्रेजेंट होगा, एक लोअर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, लोअर फेस पे प्रेजेंट होगा, और एक अपर फेस पे प्रेजेंट होगा। इसको बोल सकते हैं एटम्स आर प्रेजेंट अपर फेस एंड लोअर फेस, दैट इज based on unit cell. That's why we can say that base centered unit cell is end centered unit cell। मतलब इसके अपर फेस पे और लोअर फेस पे आपके पास एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आपके पास ऐसा बोल सकते हैं, इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। इसको लोअर फेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पर इसके कारण अपन क्या बोलेंगे, एंड सेंटर यूनिट सेल को बेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। इसके लिए अगर अपन बात करें, यहां पर एटम्स यहां पर प्रेजेंट होगा, एक एटम 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 आपके पास 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 यहां पर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं आपके लिए, ये आपके पास ऊपर की फेस पे कितना, ऊपर की फेस पे ये एटम है, लोअर फेस पे ये एटम है, यहाँ पर एटम है, न यहाँ पर है, न पीछे न आगे, कोई भी एटम नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अपन एक क्यूब बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर की फेस पर क्या होगा, ये कॉमन फेस होगी, तो ऊपर की फेस पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाफ होगा। नीचे की फेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा। तो हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मल्टीप्लाई कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 1 और 2, और यहाँ पर आपके पास 8 एटम्स हैं प्लस 8 एटम्स हैं, और एक के कारण डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 1/8। तो एक के कारण डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, तो मल्टीप्लाई 1/8। तो ये आपके पास कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, या ऊपर की प्लेट पे हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नीचे वाली प्लेट पे कितना होगा, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई कितने एटम्स है, 1 और 2 एटम है, और यहाँ पर एटम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी एटम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 2 एटम्स हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2, 2 एटम्स। और कॉर्नर्स पे कितना हो गया, कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर है और एटम्स रखे हैं, और एक के कारण डिस्ट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। तो इस तरीके से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर भी आपके पास एंड सेंटर पे भी आपके पास क्या होगा, एंड सेंटर यूनिट सेल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
2 हो जाएंगे, जो कि किसके बराबर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बराबर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि एंड सेंटर यूनिट सेल में भी 2 होते हैं, वाई। तो इसका कंप्लीट रीजन इस तरीके से आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गए यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अपन ने किया है आज। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, इस क्लास को अब यहीं ओके करते हैं, रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर, उसकी अपन फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें नियरेस्ट नेबरहुड, सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जो सिंपल क्यूबिक है उसकी सारी बातें, 6-7 बातें उसको डिस्कस करेंगे। फिर बीसीसी जो बॉडी सेंटर्ड है उसके लिए सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर एफसीसी के लिए सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर अपन हेक्सागोनल, उसके लिए अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट जैसा कि मैं इसको नोट कीजिए, फिर एक और बात रही है उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। नोट कर लिया, तो वो मेरी बात रह गई है, उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बातें हैं कि इसमें जो बातें हैं मोनोक्लिनिक, यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं 7 स्ट्रक्चर्स होती हैं। 3D में क्या होती है, लेटिस की 7 स्ट्रक्चर्स होती है, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, क्यूब क्यूब टेट्रागोनल। ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसा कि हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है और गामा की वैल्यू 120 के बराबर होती है। ठीक है, एससी स्ट्रक्चर 7 होती है, ये 3D में 7 होती है, और 2D में ये आपके पास 3D में होती है, और 2D में आपके पास कितनी होती है, 2D में आपके पास 4 आती है। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर होती है, और 3D में 7 होती है। ये आपके पास हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल। इसकी बातें आप किताब से पढ़ लीजिएगा, बुक से रिलेटेड है, तो बुक्स में लैंग्वेज है केवल। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला खेल है नहीं, तो ऐसी बातें आप किताब बुक से ही पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आपके पास मैंने बताया कि हेक्सागोनल के लिए आपके पास क्या होता है, ये बातें होती है, और ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट इक्वल टू सी होता है। इस तरीके से हेक्सागोनल की बात होती है। ट्राइगोनल की बात की जाए, ट्राइगोनल की बात की जाए तो ट्राइगोनल में क्या होता है, इसमें आपके पास होता है कि आपके पास, इसमें बात की जाए तो ये आपके पास क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये आपके पास 90 का इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से अपन बातें करते हैं, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों आपके पास, तीनों एंगल तो बराबर होते हैं, ये 90 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होते, ऐसा कुछ है। ट्राइगोनल में आपके पास ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। इस तरीके की कुछ बातें हैं जो कि आप किस में स्टडी कर सकते हो, बुक्स में आप स्टडी कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड बातें बुक से स्टडी कर लीजिएगा। 12th क्लास में भी ये अवेलेबल है, मिल जाएंगी CBSE की बुक्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन किस बात की स्टडी करेंगे, सिंपल क्यूबिक की, BCC की, FCC की, इन डिटेल्स। ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे इस तरीके से। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।